यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा था गरीब लड़का। टीटी लड़की ने जो किया देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के छापरा जिले की, जहां एक छोटे से गांव सोनाडिये की सुबह हमेशा की तरह सामान्य थी। लेकिन आज उसी गांव के रहने वाले अभय कुमार के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। छोटे से घर में उसकी मां कमला देवी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, पर उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थी। दरवाजे के पास बैठा अभय अपना पुराना बैग ठीक कर रहा था। उसी बैग में उसकी पूरी दुनिया थी। कुछ किताबें, एडमिट कार्ड, एक जोड़ी कपड़े और मां की दी हुई छोटी सी भगवान की तस्वीर। चारपाई पर लेटे उसके पिता शिवलाल खांसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। बेटा, डर तो नहीं लग रहा? उन्होंने धीमे से पूछा। अभय ने मुस्कुराने की कोशिश की। डर नहीं लग रहा बाबूजी, बस देर ना हो जाए। ये झूठ था। उसे डर भी लग रहा था और बेचैनी भी हो रही थी। ये सिर्फ एग्जाम नहीं था, ये उसके पूरे परिवार की किस्मत का फैसला था। कमला देवी ने थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक रखा। घर में सब्जी तक नहीं थी। रास्ते में खा लेना बेटा, उन्होंने कहा। दिल्ली में सब महंगा होता है। अभय ने थाली हाथ में ली, लेकिन निगल नहीं पा रहा था। उसे पता था कि मां ने खुद कुछ नहीं खाया होगा। कुछ देर बाद कमला देवी अंदर गई और अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी छोटी सी गांठ खोलकर पैसे निकाले। पुराने मुड़े तुड़े नोट। ये रख लो, उन्होंने उसके हाथ में रखते हुए कहा। बस इतने ही जुटा पाए। अभय समझ गया, मां ने फिर कुछ बेचा है। मां, ये कहां से? ज्यादा सवाल मत पूछ, उन्होंने बीच में ही रोक दिया। बस अफसर बनकर लौटना। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। रोना उसे कमजोर बना देता, और आज वह कमजोर नहीं पड़ सकता था। घर से निकलते समय उसने दरवाजे की चौखट छुई। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और पिता ने कांपते हुए हाथ से आशीर्वाद दिया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसे हर कदम भारी लग रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर एक बार मां को रोते देख लिया तो शायद वह जा ही नहीं पाएगा। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते सूरज ऊपर आ चुका था। वहां कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे। अरे, ये भी अफसर बनने जा रहा है। गरीब का बेटा कलेक्टर बनेगा। वाह रे सपना। अभय ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बस में बैठ गया। उसने सीख लिया था, जवाब देने से जिंदगी नहीं बदलती, सहने से बदलती है। कई घंटे बाद वह जिला स्टेशन पहुंचा। स्टेशन की भीड़, शोर और भागदौड़ देखकर वो घबरा गया, लेकिन अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। ट्रेन आने में अभी समय था। वो एक कोने में बैठकर बार बार अपना एडमिट कार्ड देख रहा था, जैसे डर हो कि कहीं ये भी गायब ना हो जाए। ट्रेन आई तो भीड़ ऐसे टूट पड़ी जैसे सबको आज ही कहीं पहुंचना हो। किसी तरह धक्का खाते हुए वह जनरल डिब्बे में चढ़ गया। अंदर सांस लेने तक की जगह नहीं थी। लोग सीट पर, फर्श पर, यहां तक कि दरवाजे पर भी बैठे थे। अभय दरवाजे के पास खड़ा हो गया और बैग को सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि टिकट जेब से निकालकर देख ले, ताकि बाद में परेशानी न हो। उसने हाथ जेब में डाला। जेब खाली थी। पहले उसे लगा शायद दूसरी जेब में होगा। उसने जल्दी जल्दी सारी जेबें टटोल डाली। कुछ नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बैग खोला, किताबें उलट दी, कपड़े बाहर निकाल दिए। टिकट नहीं था, पैसे भी नहीं थे। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया, स्टेशन पर भीड़ में कोई उससे टकराया था। नहीं, नहीं, वो बुदबुदाया, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया। वो गांठ खोलते हुए, पैसे देते हुए। सब खत्म हो गया था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि अभी उतर जाए, वापस घर चला जाए।
लेकिन अगले ही क्षण पिता की खांसी और मां की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। उसने धीरे से दीवार पकड़ ली। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोने की आवाज बाहर नहीं आने दी। अगर पकड़ा गया तो? उसके मन ने पूछा। दूसरी आवाज आई, अगर नहीं गया तो? उसने आंसू पोंछे और सीधा खड़ा हो गया। जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम देना ही है। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। गांव, खेत, पेड़ सब पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट रही हो। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। बस इतना पता था कि अब लौटने का रास्ता नहीं है। उसी समय डिब्बे के दूसरे छोर से काली कोट पहने एक सख्त आवाज गूंजी। टिकट चेकिंग। अभय का गला सूख गया। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही थी, और पहली बार उसे सच में लगा शायद उसका सपना यही खत्म हो जाएगा। खैर दोस्तों, काली कोट पहने टीटी धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके साथ एक रेलवे पुलिस वाला भी था। डिब्बे में अचानक हलचल मच गई। जो लोग बिना टिकट थे वे इधर उधर देखने लगे। कुछ लोग जेब से टिकट निकालकर पहले ही हाथ में पकड़ चुके थे। अभय का गला सूख गया। उसने एक बार फिर अपनी खाली जेब टटोली, जैसे उम्मीद हो कि चमत्कार हो जाएगा। लेकिन जेब अब भी खाली थी। टीटी एक एक यात्री से टिकट देख रही थी। उसकी आवाज सख्त थी, आंखें तेज। कोई बहाना नहीं चल रहा था। टिकट, ये लीजिए। ठीक है, बैठिए। धीरे धीरे वो अभय के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। टिकट। अभय के होंठ खुले, पर आवाज नहीं निकली। टिकट दिखाइए। इस बार आवाज और कठोर थी। अभय ने कांपते हुए कहा, मैडम, वो मेरा टिकट। क्या आपका टिकट? उसने बीच में ही रोक दिया। पूरे डिब्बे की नजर अब उसी पर थी। अभय ने सिर झुका लिया। चोरी हो गया। स्टेशन पर? पैसे भी? कुछ लोगों के चेहरे पर तुरंत तिरस्कार आ गया। अरे, रोज का ड्रामा है ये। सब यही बोलते हैं, चोरी हो गया। पकड़ो ऐसे लोगों को। टीटी की आंखों में शक साफ दिख रहा था। नाम? अभय कुमार। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, एग्जाम देने। कौन सा एग्जाम? यूपीएससी। डिब्बे में हल्की हंसी गूंज गई। ये यूपीएससी देगा? पहले टिकट तो खरीद ले भाई। अभय के कान जलने लगे, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। टीटी ने ठंडी आवाज में कहा, बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा या जुर्माना भरना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैडम, उसने धीमे से कहा। तो उतरना पड़ेगा। ये सुनते ही अभय के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैडम प्लीज, मुझे दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। उसकी आवाज टूट रही थी। सबको जरूरी होता है, उसने बिना भाव के कहा। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा एग्जाम है। अगर आज नहीं पहुंचा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। टीटी चुप रही। उसे शायद ऐसे बहाने सुनने की आदत थी। एडमिट कार्ड है? उसने पूछा। अभय ने तुरंत बैग से फाइल निकालकर दे दी। उसने कार्ड को ध्यान से देखा। फोटो वही था, नाम वही था, सेंटर दिल्ली का था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। तैयारी कहाँ की? गांव में। खुद से? कोचिंग नहीं? नहीं। कुछ पल के लिए वो उसे देखती रही। फटे जूते, घिसी शर्ट, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सा जिद थी। फिर भी उसने सख्त स्वर में कहा, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अभय ने धीरे से कहा, मैडम, आप चाहे तो मुझे जेल भेज दीजिए, बस दिल्ली तक जाने दीजिए। ये सुनकर आसपास बैठे लोग चुप हो गए। टीटी पहली बार ठिठकी। जेल? उसने पूछा। हां, एग्जाम देकर खुद आ जाऊंगा। जो सजा होगी भुगत लूंगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस टूटन थी। टीटी ने नजर फेर ली, जैसे कुछ सोच रही हो।
रेलवे पुलिस वाला बोला, मैडम, अगले स्टेशन पर उतार देते हैं, ज्यादा समय क्यों खराब करना। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम होने लगी थी। शायद स्टेशन पास आ रहा था। उसे लगा जैसे हर सेकंड उसके सपने को काट रहा हो। अचानक सामने बैठे एक आदमी ने ताना मारा, अफसर बनेंगे जनाब, टिकट तक नहीं है। दूसरा बोला, देश का क्या होगा ऐसे लोगों से। अभय की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर और झुका लिया। टीटी ने फिर उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजर बैग पर पड़ी, जो खुला हुआ था। अंदर किताबें भरी थी, मोटी मोटी किताबें, नोट्स, पुरानी कॉपियां। एक कोने में एक पुराना लिफाफा भी दिख रहा था। बैग बंद करो, उसने धीमे से कहा। अभय ने जल्दी से किताबें समेट ली। ट्रेन अब स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। बाहर प्लेटफॉर्म दिखाई देने लगा था। रेलवे पुलिस वाला दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चलो, तैयार रहो, उसने अभय से कहा। अभय के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि बस यहीं सब खत्म हो जाएगा। उसे मां का चेहरा याद आया, पिता की खांसी, घर की टूटी छत। उसने आंखें बंद कर ली। हे भगवान, बस एक मौका। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर घुसने लगी। टीटी ने एक गहरी सांस ली और उसी क्षण उसने अचानक कहा, रुको, अभी कोई नहीं उतरेगा। टीटी की आवाज इतनी सख्त थी कि रेलवे पुलिस वाला भी वहीं ठिठक गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। लोग उतरने और चढ़ने लगे थे, लेकिन उस छोटे से हिस्से में अजीब सी खामोशी फैल गई। अभय ने धीरे से आंखें खोली। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। टीटी, जिसका नाम बैज पर रिया चौहान लिखा था, कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसकी नजर अभय पर नहीं, बल्कि उसके बैग पर टिकी थी। बैग फिर से खोलो, उसने शांत लेकिन आदेश भरे स्वर में कहा। अभय के हाथ कांप गए। उसने बैग खोला। किताबें, नोट्स, एक पुरानी डायरी, सब सामने आ गया। रिया ने खुद आगे बढ़कर एक किताब उठाई। उसके अंदर छोटे छोटे अक्षरों में भरे नोट्स थे। किनारों पर पेंसिल से लिखे सवाल, जगहजगे मुड़े हुए पन्ने। ये किसी दिखावे के लिए पढ़ी गई किताब नहीं थी। ये किसी ऐसे इंसान की थी जिसने हर शब्द से लड़ाई लड़ी हो। फिर उसकी नजर उस पुराने लिफाफे पर गई। उसने उसे उठाया। ये क्या है? अभय घबरा गया। मैडम, वो मां का पत्र है। रिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से लिफाफा खोल दिया। अंदर पीले पड़े कागज पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतना जानते हैं कि तू हार गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। तू डरना मत, भगवान तेरे साथ है। रिया की उंगलियां हल्की सी कांप गई। उसने जल्दी से कागज वापस रख दिया, जैसे किसी की निजी दुनिया में ज्यादा देर रहना ठीक ना हो। डिब्बे में बैठे लोग अब चुप थे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। रिया ने धीरे से पूछा, घर में और कौन है? मां और बीमार पिता, अभय ने जवाब दिया। कमाते कौन है? मां दूसरों के घर काम करती है। उसने सिर झुका लिया। यह जवाब देना उसे हमेशा सबसे ज्यादा कठिन लगता था। रिया कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसके चेहरे पर सख्ती अब भी थी, लेकिन आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। रेलवे पुलिस वाला फिर बोला, मैडम, ट्रेन चलने वाली है, फैसला कीजिए। बाहर सीटी बज चुकी थी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे सरकने लगा था। उसने आंखें बंद की, जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। फिर अचानक उसने अपनी जेब से पर्स निकाला। अभय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने टिकट बुक निकालने वाले स्टाफ को इशारा किया, जो पास के डिब्बे में था। कुछ सेकंड बाद वह आया। रिया ने बिना किसी नाटक के कहा, दिल्ली तक का टिकट बना दीजिए। जनरल। स्टाफ ने पूछा, पैसेंजर? रिया ने बस सिर से अभय की तरफ इशारा कर दिया।
अभय समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मैडम, नहीं, वो बोल ही रहा था कि रिया ने सख्ती से कहा, चुप रहो। उसकी आवाज में डांट थी, लेकिन उसमें दया छिपी हुई थी। टिकट बन गया। रिया ने अपने पैसे दिए और टिकट अभय की तरफ बढ़ा दिया। अभय के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। लो, उसने कहा। अभय की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते हाथों से टिकट लिया, जैसे कोई बहुत कीमती चीज पकड़ रहा हो। डिब्बे में बैठे कुछ लोगों ने नजरें फेर ली। जो लोग अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब असहज हो गए थे। रिया ने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पी लो, चेहरा देखो अपना। अभय ने बोतल पकड़ी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। धन्यवाद मैडम, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, बस पास हो जाना। ये सुनकर अभय का गला भर आया। वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद रिया ने धीमे स्वर में जोड़ा, और अगर सच में अफसर बन गए तो किसी गरीब को नियम के नाम पर मत तोड़ना। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। अभय सीट के कोने में बैठ गया, टिकट को मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए, जैसे डर हो कि यह सपना भी कहीं गायब ना हो जाए। रिया मुड़कर जाने लगी, लेकिन एक पल के लिए रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़का सिर झुकाए चुपचाप रो रहा था, बिना आवाज के। उसकी आंखों में वही दर्द था जिसे वो खुद कभी जी चुकी थी। रिया ने नजर फेर ली और आगे बढ़ गई, लेकिन उस रात ट्रेन के शोर के बीच दो लोगों की जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। एक को मंजिल की उम्मीद मिली थी और दूसरे को अपनी इंसानियत वापस। अभय ने पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान सच में किसी न किसी रूप में मदद भेज देता है। वो टिकट को सीने से लगाकर बैठा रहा, जैसे ये सिर्फ कागज नहीं, उसकी पूरी जिंदगी हो। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं बनते, एक फैसले से बन जाते हैं। खैर दोस्तों, अगले दिन दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन सुबह सुबह पहुंची। ठंडी हवा में भीड़ का शोर घुला हुआ था। लोग जल्दी जल्दी उतर रहे थे, जैसे हर किसी को कहीं बहुत जरूरी पहुंचना हो। अभय भी धीरे धीरे नीचे उतरा। रात भर उसने ठीक से नींद नहीं ली थी। सीट के कोने में बैठे बैठे वो बस टिकट को पकड़े रहा, जैसे वही उसका सहारा हो। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही उसे एहसास हुआ, वो सच में दिल्ली आ गया है। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में डर भर गया। ये शहर उसके गांव जैसा नहीं था। यहां कोई उसे जानता नहीं था, कोई इंतजार नहीं कर रहा था, और उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। उसने जेब टटोली, खाली। बैग खोला, बस किताबें और कपड़े। कुछ सेकंड के लिए वह भीड़ के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, एग्जाम सेंटर कहाँ है? अभय ने पलट कर देखा। रिया खड़ी थी। अब वो ड्यूटी वाली सख्त टीटी नहीं लग रही थी, बस एक थकी हुई लड़की जिसने पूरी रात काम किया हो। अभय थोड़ा घबरा गया। मैडम, अभी देखना है, पता लिखा है मेरे पास। उसने बैग से एडमिट कार्ड निकालकर दिखाया। रिया ने कार्ड ध्यान से पढ़ा, फिर बोली, यहां से काफी दूर है, अकेले पहुंच पाओगे? अभय चुप रहा। सच यह था कि उसे दिल्ली का नक्शा तक नहीं पता था। रिया ने उसकी चुप्पी समझ ली। ठीक है, बाहर चलो, उसने कहा। दोनों स्टेशन के बाहर आए। सड़क पर ऑटो, बसें और लोगों का सैलाब था। अभय सब कुछ देखकर और घबरा गया। रिया ने एक ऑटो रोका। इनको इस पते पर छोड़ देना, उसने ड्राइवर से कहा। अभय जल्दी से बोला, नहीं मैडम, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रिया ने ड्राइवर को पैसे दे दिए। अब बहस मत करो, उसने सख्ती से कहा। अभय की आंखें फिर भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी उसके लिए इतना क्यों कर रही है। ऑटो में बैठते समय उसने धीमे से कहा, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा,
पक्का। रिया हल्का सा मुस्कुराई। पास हो जाओ। वही काफी है। ऑटो चल पड़ा। अभय पीछे मुड़कर देखता रहा। रिया वहीं खड़ी थी, भीड़ में धीरे धीरे छोटी होती हुई। कुछ देर बाद ऑटो एक सस्ते से लॉज के सामने रुका। ड्राइवर ने कहा, यहीं आसपास सेंटर भी है। अभय अंदर गया। मालिक ने किराया बताया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन का इतना। वो चुपचाप बाहर आ गया। पैसे तो थे ही नहीं। वो सड़क किनारे बैठ गया। बैग गोद में रखा था, आंखों में थकान और डर। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। कमरा नहीं मिला। अभय ने चौंक कर देखा। रिया फिर उसके सामने खड़ी थी। मैडम, आप? वो हैरान रह गया। रिया ने सीधा जवाब दिया, ड्यूटी खत्म थी। सोचा देख लूं पहुंच गए या नहीं। अभय कुछ बोल नहीं पाया। रिया ने लॉज वाले से बात की। कुछ देर बाद मालिक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, एक दिन के लिए दे देते हैं। अभय समझ गया। उसने फिर पैसे दिए हैं। मैडम, आप इतना क्यों कर रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, क्योंकि अगर उस दिन कोई मेरी मदद करता तो शायद मेरे पिता जिंदा होते। अभय सन्न रह गया। रिया ने पहली बार अपने बारे में कहा, वो भी बीमार थे, इलाज के पैसे नहीं थे, मैं कुछ नहीं कर पाई। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने तुरंत नजर फेर ली। जाओ, आराम करो, कल एग्जाम है। अभय कमरे में चला गया, लेकिन दरवाजा बंद करते समय उसने देखा, रिया अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे सुनिश्चित कर रही हो कि वह सुरक्षित है। कमरा छोटा था, लेकिन उसके लिए किसी महल से कम नहीं था। उसने बैग रखा, पानी पिया और बिस्तर पर बैठ गया। उसे मां का पत्र याद आया। उसने उसे निकालकर पढ़ा। आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। मैं हार नहीं सकता, उसने खुद से कहा। रात भर वह पढ़ता रहा। नींद आंखों में थी, लेकिन सपना उससे बड़ा था। सुबह जब वह सेंटर पहुंचा तो वहां हजारों छात्र थे। साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरे चेहरे, महंगे बैग। अभय ने अपने घिसे जूतों की तरफ देखा, फिर सिर उठाकर गेट की तरफ बढ़ गया। उसे अचानक रिया की बात याद आई, पास हो जाओ, वही काफी है। उसने गहरी सांस ली और परीक्षा भवन के अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि बाहर खड़ी भीड़ में कोई चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा है। रिया दूर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, इसे जीतने देना, क्योंकि अब ये सिर्फ उस लड़के की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये उसके अपने अधूरे विश्वास की भी लड़ाई बन चुकी थी। खैर दोस्तों, 3 घंटे बाद परीक्षा खत्म हुई। सेंटर के बाहर भीड़ उमड़ आई। कोई सवालों पर चर्चा कर रहा था, कोई मायूस था, कोई राहत महसूस कर रहा था। अभय धीरे धीरे बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में शांति थी। उसने पूरी ताकत लगा दी थी। गेट के बाहर आकर वो कुछ पल खड़ा रहा। अब आगे क्या? घर लौटना है। वही गरीबी, वही इंतजार। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार पड़ी। रिया खड़ी थी, साधारण कपड़ों में, बिना वर्दी के, लेकिन वही सख्त चेहरा और वही गहरी आंखें। अभय कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया, जैसे विश्वास न हो। वो धीरे धीरे उसके पास आया। मैडम, आप यहां? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ड्यूटी नहीं थी, बस यूं ही। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर रिया ने पूछा, कैसा हुआ पेपर? अभय ने गहरी सांस ली। जितना पढ़ा था सब लिख आया। रिया की आंखों में राहत चमक उठी। अच्छा है, उसने कहा, अब घर जाओ और इंतजार करो। अभय सिर झुकाकर बोला, आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होती तो मैं यहां तक भी नहीं पहुंच पाता। रिया ने तुरंत कहा, धन्यवाद मत कहा करो, अजीब लगता है। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, घर में फोन है? नहीं, पड़ोसी के यहां है।
रिया ने अपने बैग से एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर नंबर लिख दिया। रिजल्ट आए तो बता देना। बस इतना ही। अभय ने कागज ऐसे पकड़ा जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। फिर वह मुड़ा, कुछ कदम चला, फिर अचानक रुक गया। मैडम, उसने पीछे मुड़कर कहा, अगर मैं पास हो गया तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। उस दिन के बाद दोनों अलग हो गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। गांव में जिंदगी फिर उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगी। संघर्ष, बीमारी, इंतजार। हर दिन अभय डाकिये का रास्ता देखता। हर आवाज पर दिल धड़क उठता। फिर एक सुबह डाकिया आया। अरे अभय, बड़ा लिफाफा आया है। अभय के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। कुछ सेकंड तक वह बस कागज को देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया। उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। घर में पहली बार खुशी का शोर गूंजा। मां रो रही थी। पिता की आंखों में चमक लौट आई थी। लेकिन उसी शाम अभय चुपचाप घर से निकला। वो सीधा स्टेशन पहुंचा। उसे किसी को ढूंढना था। कई घंटे इंतजार के बाद उसे वही परिचित आवाज सुनाई दी। टिकट दिखाइए। रिया सामने खड़ी थी। इस बार अभय मुस्कुराया। इस बार टिकट है मेरे पास। उसने जेब से टिकट निकालकर दिखाया। रिया ने उसे पहचान लिया। उसकी आंखें फैल गई। तुम? अभय ने धीरे से कहा, मैं पास हो गया मैडम। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे शब्द ही भूल गई हो। फिर उसकी आंखें भर आई। मुझे पता था, उसने धीमे से कहा। दोनों प्लेटफॉर्म के किनारे बैठ गए। अभय ने कहा, आज मैं यहां अफसर बनकर नहीं आया। उस लड़के की तरह आया हूं जिसे आपने उतारने नहीं दिया था। रिया चुप रही। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, अब तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी अलग। अभय ने तुरंत जवाब दिया, मेरी दुनिया उसी दिन बदल गई थी जब आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, शायद उम्मीद करने का डर। अभय ने धीरे धीरे कहा, मैंने बहुत सोचा, अगर उस दिन आप नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। और आज जो हूं उसमें आपका हिस्सा सबसे बड़ा है। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। रिया जी, क्या आप मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहेंगी? रिया का हाथ कांप गया। मैं एक साधारण टीटी हूं। उसने टूटती आवाज में कहा, तुम आईएएस बन गए हो। अभय मुस्कुराया। मेरी सबसे बड़ी पोस्ट वही है जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद को रोकना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद उसी गांव सोनाडीह में, जहां कभी लोग हंसते थे, आज शादी की शहनाई बज रही थी। गांव वाले हैरान थे। एक आईएएस अधिकारी अपनी दुल्हन बनाकर एक टीटी को घर ला रहा था। मंडप में बैठे अभय ने जब रिया की मांग में सिंदूर भरा तो कमला देवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शिवलाल ने कांपते हाथों से दोनों को आशीर्वाद दिया। रिया ने झुककर उनके पैर छुए। पहली बार उसे लगा, शायद अब उसका भी घर है। अभय ने धीरे से कहा, उस दिन ट्रेन में आपने मुझे मंजिल तक पहुंचाया था। आज से हम दोनों साथ चलेंगे। रिया ने आंसू भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, क्योंकि कभी कभी जिंदगी पटरी पर नहीं, किसी इंसान के साथ चलने से सही रास्ते पर आती है। और उस दिन सच में ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत हार नहीं सकती अगर कोई एक दिल से फैसला ले ले। दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। एक छोटा सा सही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और वही इंसान एक दिन आपकी खुशियों की वजह भी बन सकता है। लेकिन अगर आप रिया की जगह होते तो क्या नियमों का पालन करते हुए अभय को ट्रेन से उतार देते, या इंसानियत दिखाकर उसकी मदद करते ताकि उसका सपना टूटने से बच जाए? आपकी नजर में सही फैसला क्या होता, नियम या इंसानियत? कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या करते।
आपकी एक राय किसी और को सही सोच दे सकती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।